हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पीवाईक्यूज ऑफ पेडागॉजी या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी, जो भी आपको कहना पसंद हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर द करिकुलम एंड द एवोल्यूशन प्रोसीजर। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये जो करिकुलम और एवोल्यूशन प्रोसीजर है, ये कौन से सेक्शन में दे रखा है? ये दे रखा है 29 सेक्शन में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें क्या बोला गया है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को प्रोवाइड करानी बहुत कंपलसरी है। बाय व्हाट एज डज अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स जनरली डिसअपेयर अमंग्स चिल्ड्रन। तो ये इमेजिनेटिव फियर्स जो होता है, ये छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने माइंड बेस्ड फियर क्रिएट करते हैं। जैसे कि सपोज बच्चा अगर सो रहा है तो उसे लगता है कि बेड के नीचे से भूत आ जाएगा, या फिर अलमारी खोलेंगे तो उसमें से भूत आ जाएगा। तो ये जो होता है ये माइंड बेस्ड फियर्स होते हैं। तो ये कब डिसअपियर का मतलब होता है कब खत्म होते हैं? तो ये होते हैं 8 ईयर्स की एज में। Which of the following forms of gender discrimination has or have been seen in classroom in India? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब एक जेंडर को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है दूसरे जेंडर के मुकाबले, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसमें से 2 सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन सा जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। बॉयज़ रिसीव मोर एकेडमिक हेल्प। अगर बॉयज़ को क्या मिल रहा है, ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। क्योंकि गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए इतनी ही हेल्प, तो इक्वल मिलनी चाहिए ना दोनों को, पर यहाँ पे क्या मिल रहा है, बॉयज़ को ज़्यादा मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। टीचर क्रिटिसाइज द गर्ल्स सीवियरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रोल्स। अगर गर्ल्स जो है दूसरे जो उन पे जो सोसाइटी ने सोच रखा है कि यही उनका रोल है, ठीक है, लेकिन गर्ल्स जो बोल रही हैं कि वो नहीं कर रही है, अब वो जो रोल उन पे डिपेंड कर रखा है, सोसाइटी ने एड्रेस कर रखा है। सपोज फॉर एग्जांपल टीचर्स और गर्ल्स में डिबेट चल रही है कि गर्ल्स बोल रही हैं कि उन्होंने साइंस ली है, पर टीचर्स ने बोला है, उनकी मेंटेलिटी है कि जो है गर्ल्स को आर्ट लेनी चाहिए, आर्ट क्लास लेनी चाहिए, पर गर्ल्स बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी, हमें साइंस लेनी है हम साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स, हम आर्ट्स, या फिर साइंस लेंगे या तो आर्ट्स लेंगे। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। लेकिन उस बात पर उन पर क्या कर रहा है, टीचर ने डांटा कि वही तुम, ये क्या बात हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता कि गर्ल्स को तो आर्ट्स लेनी चाहिए, उनके लिए वही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो हो जाता है, ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो दोनों बोथ 1 and 2 जो हो जाएगा पार्ट हो जाता है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो इसमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? थर्ड, मेमोराइजेशन द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम देखते हो, फिर उसको समझते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर इस तरीके से उसका जो रिजल्ट है उस तक पहुंचते हो। लेकिन मेमोराइजेशन में क्या हो जाता है, आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर याद रख लिया, तो वो साइंटिफिक मेथड का पार्ट नहीं होता। रटना जो होता है ये साइंटिफिक मेथड का पार्ट नहीं होता। Who stated that most useful scientific attitudes are open-mindedness, critical mindedness, respect for evidence, suspended judgment, intellectual honesty, willingness to change opinion, search for truth, curiosity, rational thinking, etc. ये बोला है भास्कर राव ने। भास्कर राव ने क्या बोला है कि जो क्या होता है, एक पर्सन की जो मेंटालिटी होती है, या फिर मेंटालिटी, उसके सोचने का जो तरीका होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड, वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्रिटिकल होना चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि किसी ने कुछ बोला कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली फैक्ट्स के थ्रू कि हाँ ये बात सही है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली है? भास्कर राव ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट वो होता है जब लास्ट में जब मार्क्स और ग्रेड्स मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सबमेटिव असेसमेंट। इसका कौन सा फीचर है इसमें से? तो ये हो जाता है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ ए कोर्स। टर्मिनल स्टेज का भी मतलब क्या होता है? लास्ट। तो और सबमेटिव असेसमेंट तो लास्ट में ही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसका पार्ट हो जाएगा, फीचर हो जाएगा। Education can be formal and informal.
देखो फॉर्मल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल का मतलब होता है कि स्कूल में जाते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर हो गया या फिर स्कूल हो गया, आप एक जाते हो, फिर वहाँ पे आप पढ़ते हो, टीचर पढ़ाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जहाँ पे आप कुकिंग हो गई या फिर कोई स्किल हो गया या फिर गाड़ी चलाना, बाइक चलाना या फिर साइकिल सीखना चलाना जो सीखते हैं, तो ये क्या होता है, इसको आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो ये जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो एजुकेशन जो होता है आप दोनों में ही कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो फॉर्मल में भी सीख रहे हो, इनफॉर्मल में भी सीख रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, दोनों ही पार्ट हो जाता है। Which of the following is a very detailed and specific plan consisting of intended learning outcomes, description of teaching, learning strategies and activities, and actual tool for assessment of the learning outcomes? तो ये होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान जो होता है एक टीचर बनाते हैं। टीचर हम क्या करते हैं, उसमें एक पूरा वो लिखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें कौन सा टूल यूज़ होगा, कौन सी वो स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, कौन सी वो एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, तो और क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, बच्चे उससे क्या सीखेंगे। तो ये जो होता है ये लेसन प्लान होता है और ये टीचर बनाते हैं। As per the National Center for Improving Science Education, how many scientific concepts are there for elementary education? Elementary education में जो scientific concepts होते हैं वो होते हैं 9 scientific concepts होते हैं elementary education में। Which of the following is not advised to be kept in mind while selecting activities for co-curricular activities? को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो होती हैं जैसे कि स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं, गेम्स हो गए या फिर सिंगिंग, डांसिंग, जो भी कोई एक्टिविटीज़ जो होती है, इसमें एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए, वो पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हो जाता है इसका आंसर, नॉट एडवाइज्ड, ठीक। Which of the following co-curricular activities is not related to the motor development of student? Motor development क्या होता है, जो आपके मसल्स का, बॉडी मसल्स जो होते हैं उसका पार्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक, मसल्स ऑफ योर बॉडी। और इसमें पूछे नॉट रिलेटेड, तो क्ले मॉडलिंग, किचन एंड फ्लावरिंग गार्डनिंग, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके, इसमें बॉडी के, आपके हैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो हो जाता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होता है, ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये जो हो जाता है नॉट रिलेटेड टू दी मोटर डेवलपमेंट। बुक बाइंडिंग भी आपका मोटर डेवलपमेंट का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से बच्चा कुछ नहीं सीखता? इमिटेशन से बच्चा सीखता है, जो खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो इमिटेशन से ही सीखते हैं, वो अपने माँ बाप को और टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्या हो जाता है, इमिटेशन से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं। तो दोनों ही जो होते हैं ये पार्ट होते हैं किसके, बच्चों का सीखने का। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। In which year did E.L. Thorndike develop the theory of trial and error learning? तो 1913 में क्या था, E.L. Thorndike ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी को डेवलप किया था। Which of the following is a correct statement regarding CCE? तो इसमें से CCE का करेक्ट स्टेटमेंट है, It is used to promote all round development of the students. थर्ड, तो ये क्या होता है, ये पूरा ही डेवलपमेंट करता है किसका, स्टूडेंट्स का। इट इंक्लूड्स ओनली द समेटिव एवोल्यूशन, तो इसमें समेटिव एवोल्यूशन के साथ साथ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी आता है, ठीक। इट्स फुल फॉर्म इज कंप्लीट एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन। कंप्लीट एंड कंटिन्यूस नहीं होता, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इट हाउएवर कांट डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये भी गलत है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। Which of the following chapters of the Right to Education Act 2009 provides for the duties of appropriate government, local authority and parents? तो ये कौन से चैप्टर में आता है जो ये प्रोवाइड करता है ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स की? तो ये आता है चैप्टर 3 में।
Which of the following sections of the Right to Education Act 2009 provides for the Constitution of State Advisory Council? तो Constitution of State Advisory कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है 34 में। In which of the following teaching method laws and principles are derived on the basis of experience, examples and experiment? तो ये होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस कराते हैं, एग्जाम्पल देते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सीधे समझाने नहीं लगते, ठीक है। उसके पहले एग्जाम्पल्स देंगे, फिर उसके बाद आपको फिर बताएंगे कि अच्छा कि ये चीज़ की गई है। इंडक्टिव मेथड होता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। What is the importance of discussion method in teaching? डिस्कशन क्या करता है? स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। ये होता है स्टिमुलेट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अगर आप 4 लोगों में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो तो क्या होगा, जो आपका जो माइंड है क्या करता है, वो चलने लगता है एकदम से, फिर आपके आने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। ये जो चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। In language as a school subject which is not methodology of teaching, फंक्शन ओरिएंटेड जो है ये methodology of teaching का पार्ट नहीं है। Under which organization aided project did NCERT develop an instructional material titled Science in Doing? तो ये है यूनिसेफ। Which of the following is a stage of mind which reflects like and dislike of the learner? जहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स जो होते हैं लर्नर के बारे में पता चलता है कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। एन एवरेज हाउ मेनी वर्ड्स आर एक्यूमुलेटेड इन ए चाइल्ड ऑफ 6 ईयर? जो 6 साल का बच्चा है उसे कितने, उसके जो एवरेज जो है उसे कितने वर्ड्स पता होते हैं? तो उसे पता होते हैं अबाउट 2560 वर्ड्स। Who was the chairman of the review committee which in 1977 recommended that science at the secondary stage should be offered through 2 equivalent alternate courses? ईश्वर भाई पटेल। ईश्वर भाई पटेल जो है 1977 में एक कमेटी बनी थी, रिव्यू कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे। उस कमेटी ने क्या रिकमेंड करा था, जो साइंस होती है उसको सेकेंडरी स्टेज में क्या करना चाहिए, 2 इक्विवेलेंट अल्टरनेट कोर्स में ऑफर करना चाहिए, मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहिए 2 अल्टरनेट कोर्सेज में। Which of the following class range falls under the primary stage? प्राइमरी स्टेज में जो आती है क्लास 1 to 5 आती है, 1 to 5 तक। The site experiment was started in the 1970s. तो ये जो साइट है what does it stand for? इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसके फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। How many general teaching moves were identified by Henderson in 1963 as being essential to teach any rule? तो हेनरसन ने कितनी आइडेंटिफाई करी थी टीचिंग मूव्स? 4 जो थी टीचिंग मूव्स को आइडेंटिफाई किया था। Which teaching method is Kilpatrick associated with? तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड से किलपैट्रिक जो है एसोसिएटेड है। Which of the following is a function of teacher? टीचर का फंक्शन क्या होता है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पीपल्स अटेंडेंस। उनको क्या होता है, टीचर को एक अटेंडेंस जो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जो कि सही है। प्लानिंग फॉर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ उनको क्या करना होता है, प्लान करना पड़ता है, लेसन प्लान जो होता है वो बनाना पड़ता है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि ये भी सही है। तो ये क्या हो गई, टीचर को ये काम करने पड़ते हैं, फंक्शंस होते हैं टीचर के काम। बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं। Which of the following is not a characteristics of learning process? इनमें से कौन सा लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लर्निंग इज ए पैसिव प्रोसेस जो है ये नहीं है। बाकी जो तीनों जो होते हैं ये प्रोसेस होते हैं, किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग प्रोसेस के पार्ट है।
According to Ventura 1977, how many distinct processes are involved in observation learning? Observation learning में भी कितने प्रोसेस हैं? 4 ही प्रोसेस हैं. डिस्टिंक्ट प्रोसेस 4 हैं. Who out of the following had developed the theory of trial and error learning? अच्छा दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं. ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो होती है E.L. थॉर्नडाइक की होती है. डेवलप करी थी थॉर्नडाइक ने. In which of the following teaching methods the whole class is divided into different homogeneous small sections on the basis of abilities so that teacher can remove their difficulties by giving them individual guidance? तो ये होता है ट्यूटोरियल मेथड. ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है? टीचर जो होता है क्लास को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं उनकी सेम एबिलिटीज़ के हिसाब से. फिर उसके बाद उनको गाइडेंस दी जाती है. जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है या फिर डिफ़िकल्टीज है उसको टीचर बाद में सॉल्व करता है. उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल मेथड. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ होम असाइनमेंट्स कैन बी गिवन टू स्टूडेंट? होम असाइनमेंट बच्चों को कौन सा आप असाइनमेंट दे सकते हो? इंफॉर्मेशनल दे सकते हैं, स्टडी टाइप भी दे सकते हैं. तो दोनों ही सही हैं. Which of the following sections of the Right to Education Act 2009 provides for the right to transfer to other school? इसमें कौन से सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो बच्चा है दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकता है? तो ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 5 में. In which of the following stages should science be introduced as separate discipline with emphasis on experiment, technology and problem solving? तो हायर सेकेंडरी स्टेज में जो है साइंस को क्या करना चाहिए? एक अलग सेपरेट डिसिप्लिन मतलब सेपरेट सब्जेक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट. और उसका क्या एम्फेसिस मतलब होता है इंपॉर्टेंस. उसकी इंपॉर्टेंस किस पे होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंट्स पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. ठीक. In which year was EDU SAT launched? EDU SAT क्या है? EDU फॉर एजुकेशन और SAT फॉर सैटेलाइट. और ये लॉन्च हुआ था 2004 में. लॉन्च किया था इसरो ने. क्यों लॉन्च किया था? जो बच्चे बहुत मतलब रिमोट एरियाज में रहते हैं, स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू क्या हो सकता है उन तक पढ़ाई जो होती है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये है डिस्टेंस लर्निंग का एक तरीका उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. Who has said scientific method consists of scientific observation, classification and interpretation of data? तो ये बोला था लैंडबर्ग ने. लैंडबर्ग ने बोला था कि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो क्या होता है? उसमें क्या करना होता है? आपको ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसको क्लासिफिकेशन मतलब उसको डिवाइड करना पड़ता है, फिर जो डाटा निकला है उसको आप इंटरप्रिटेट करते हो. इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करते हो. What is the full form of CCE? CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? Continuous and Comprehensive Evaluation 2. Which learning focuses on learners reflecting on their experience of doing something so as to gain conceptual insight as well as practical expertise? तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इसमें क्या होता है कि एक जो लर्नर है जो सीख रहा है, जैसे कि गाड़ी चलाना सीख रहे हो या फिर कुकिंग करना सीख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप पूछ भी रहे हो, आप साथ ही साथ आप क्या है पूछ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो. ठीक है. खाना बना रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ये प्रैक्टिकल हो जाता है. Talking and indiscipline in the classroom is an indication of boredom caused by repetitiveness. जो टॉकिंग है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हम बात कर रहे हैं और इनडिसिप्लिन है क्लासरूम में, तो वो क्यों है? क्योंकि क्लासरूम में बार बार क्या हो रहा है? वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रही है जिसकी वजह से बोर्डम क्लासरूम में क्रिएट हो रहा है. What refers to the set of rules and principles that govern the structuring of a sentence or a phrase in a language? तो इसे बोलते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल होता है जिसमें लैंग्वेज का जो जैसे हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर्स के रूल्स होते हैं ना, रूल्स और प्रिंसिपल्स. तो किस तरीके से लैंग्वेज को स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए या फिर क्या क्या आना चाहिए सेंटेंस में, तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स.
जिसमें ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए ऑक्सिलरी डिसिप्लिन ऑफ हिंदुइज्म। तो ऑक्सिलरी डिसिप्लिन होता है, एक होता है आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाले एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट, साइड सब्जेक्ट या फिर सपोर्टिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी डिसिप्लिन। तो इसमें पूछे हैं ऑक्सिलरी डिसिप्लिन ऑफ हिंदुइज्म। तो इसमें आता है शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। ये जो तीनों पार्ट होते हैं ऑक्सिलरी डिसिप्लिन का पार्ट होते हैं, लेकिन नक्षत्र जो होते हैं ये पार्ट नहीं होते। ए स्टडी फ्रॉम विच ईयर्स show that men and women differ in their types of interdependence। मैन और वुमेन जो होते हैं उनका जो इंटरडिपेंडेंस जो होता है अलग होता है। ये कौन से ईयर में ये स्टडी की गई थी? ये की गई थी 1999 में। कम्युनिकेटिव लेसन्स आर नॉट ग्रामेटिकल। जो हम बातचीत जो करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, हम इतना ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते। तो कम्युनिकेटिव लेसन जो है उसमें ग्रामेटिकल का इस्तेमाल नहीं होता। व्हाट इज स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग? स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है इज अनदर मेथड विच यूजेस टेक्नोलॉजी टू असिस्ट इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट। तो स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, जहाँ पे आपके जो स्टिमुलेशन जो होता है जैसे सेंसरी हो गया और क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी जो थिंकिंग होती है, सेंसरी जो होता है, इसको आप यूज़ करते हो। तो इसमें क्या करते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो एक ट्रेनी जो सीख रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो सेकेंड, व्हाट इज द मेन पर्पस दैट टेक्स प्लेस इन असेसमेंट फॉर लर्निंग? जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, द टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू ईच स्टूडेंट अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, एक टीचर जो होता है एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है फीडबैक कि उसको अपनी जो लर्निंग है वो कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। अब इसमें दो तरीके की होती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है और एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग। अब एफ है ना, तो इसमें उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। ऑफ लर्निंग को और क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, फॉर लर्निंग है, फॉर किससे शुरू हो रहा है, एफ से, तो इसलिए हम रखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है। एक स्टूडेंट जो होता है जब ज़रूरत पड़ती है उसको तब फीडबैक टीचर देता रहता है। और समेटिव असेसमेंट कब होता है, ये एंड में होता है, जब फाइनल रिजल्ट नहीं, जब भी रिजल्ट होते हैं, जब भी एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जो मार्क्स और ग्रेड्स जो दिए जाते हैं उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो ये कब हो रहा है, ये एंड में होता है, मार्क्स और ग्रेड्स के थ्रू। और ये कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है, या फिर सेल्फ असेसमेंट के थ्रू भी इसको इम्प्रूव किया जाता है। द इंडिविजुअल हु हैज़ यूनिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। जिसमें यूनिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस इंडिविजुअल को बोलते हैं एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज विच लर्निंग। देखो कोलैबोरेटिव से समझ में आ रहा है कि क्या है, कोलैबोरेशन है किसके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं ग्रुप में होते हैं और वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं टीचर्स प्रोजेक्ट देते हैं वो करते हैं। तो इसमें जब ऐसा होता है तो इसमें क्या बच्चे क्या सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, तो वो उसमें होती है इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग कैसे होती है, क्योंकि वो ग्रुप्स में है और ग्रुप्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपस में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। तो जब आपस में मिलकर सॉल्व करते हैं तो ऐसे में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग वो होती है जब टीचर उनको सिखाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लर्निंग। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर टीचिंग की उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है कि वो सही है कि नहीं या सटीकता है कि नहीं, तो वो कैसे देखते हैं, कोर्स कवरेज के थ्रू देखते हैं कि कोर्स में टीचर ने किस तरह से पढ़ा रहे हैं या फिर कितना कंप्लीट कर दिया है, उसके तरीके से इफेक्टिवनेस जो होती है टीचिंग की देखी जाती है।
इन ए क्लासरूम ट्रांसलैंग्वेजिंग मे नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसलैंग्वेज होता है मल्टीलैंग्वेज। मल्टीलैंग्वेज का मतलब हो जाता है कि बहुत एक बच्चा जो होता है, क्या होता है इंडिया में बहुत भाषाएं बोलते हैं, है ना हम लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये है 2020 में, उसमें क्या कर दिया कि जो मदर टंग है बच्चों की उसमें आप पढ़ा सकते हो, उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो जिससे बच्चा अच्छे से समझे। ठीक, अब इसमें पूछें इसमें नॉट इन्वॉल्व, तो थर्ड पॉइंट है यूजिंग स्कूल लैंग्वेज कंपलसरी इन होल पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। अब इसमें ये नहीं है कि स्कूल लैंग्वेज जो भी है, जैसे कि मेरे क्या था, मेरे टाइम में इंग्लिश में ही था, तो टीचर को क्या पढ़ाना पड़ता था, इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता था। अगर वो तो हम लोग ट्रांसलेट कर देते तो हमें पनिशमेंट मिलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप कर सकते हो ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेज में, आप कर सकते हो कंपेयरिंग एंड बीइंग प्लेफुल विद डिफरेंट लैंग्वेज। आप डिफरेंट लैंग्वेज में आप कंपेयर कर सकते हो, उसमें प्लेफुल हो सकते हो, तो ये भी सही है। मिक्सिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम स्पोकन और रिटन अटरेंस। तो इसमें भी क्या है कि आप वर्ड्स जो हो आप मिक्स कर सकते हो, अब कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये है, तो ये थे 50 क्वेश्चन पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।